जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने होने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज़, जिसमें आपको बिहार या भारत में होने वाले जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करती है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन कराया जाता है, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में, आपको किसी भी समस्या में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आपको ना हो। ठीक है? चलिए, आइए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? ये संविधान के भाग 9 के बारे में पूछ रहा है। अगर हम भाग 9 की बात करें, भाग 9 में हमारा क्या है? पंचायत। क्या है? पंचायत, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें भाग भाग 9 का क, ठीक है? तो इसमें है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका, ठीक है? नगर पालिका। अगर हम 9 का ख की बात करें, भाग 9 का ख, तो इसमें है सहकारिता। क्या है? सहकारिता, ठीक है? सहकारिता। आइए, अगर हम देखिए यहाँ पे निर्वाचन, अगर हम निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन, तो इसका उल्लेख है भाग भाग 15 में, ठीक है? अगर हम नागरिकता की बात करें, देखिए, अगर हम नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में है। आपातकाल की बात करें तो भाग 18 में है। किस में है? भाग 18 में, ठीक है? चलिए, आइए अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, ये मूल कर्तव्य की बात कर रहा है, मूल कर्तव्य की बात कर रहा है, या फिर मूल कर्तव्य का किस अनुच्छेद में है? चलिए देखिए, अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो ये हमारे 51 के क में, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ठीक है? देखिए, अगर मूल कर्तव्य का है, समझिए, जो हमारा संविधान बना था, जो हमारा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था, ठीक है? लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। देखिए, मूल संविधान, मूल संविधान में, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है? देखिए, नहीं था, लेकिन लेकिन 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 76 में क्या हुआ? 10 को मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है? जोड़ा गया। देखिए, 42वां संविधान संशोधन में कितना जोड़ा गया? 10 जोड़ा गया। उसके बाद हुआ 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में, ठीक है? इसमें एक जोड़ा गया, एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जोड़ा गया। देखिए, जो हमारा मूल संविधान था, इस मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है? लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस समय 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितना जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्य। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002। इसमें एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यानी अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कुल 11। कितने हैं? कुल 11 हमारा क्या है? मूल कर्तव्य, ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां कौन सी है? देखिए, अब ये पूछ रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां कौन सी है। आइए समझते हैं पहले। देखिए, अगर बात करें, अगर दक्षिण भारत की नक्शा बनाए, देखिए ये हमारा दक्षिण भारत, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें, देखिए इधर से आती है गंगा, क्या आती है? गंगा। और इसी गंगा की इस सहायक है ये, कौन सी है? यमुना, ठीक है? ये है गंगा नदी, जो
जो किधर बह रही है, ये बह रही है पूर्व दिशा की ओर। कौन सी दिशा? ये है पूर्व, ठीक है, और ये है पश्चिम। कौन सा? पश्चिम। जो गंगा कहाँ बह रही है? पूरब की ओर बह रही है। यमुना भी कहाँ बह रही है? पूरब की ओर बह रही है, ठीक है। यानी गंगा और यमुना, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। कावेरी की बात करें, ये भी हमारे इधर बहती है। कृष्णा भी हमारा इधर ही बहती है, यानी ना हमारा कृष्णा नहीं होगा और कावेरी, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए नर्मदा की, देखिए यहाँ पे एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी से यहाँ से नर्मदा निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहीं से क्या निकलती है? नर्मदा। और ये किधर बह रही है? ये बह रही है पश्चिम की ओर। देखिए ये कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से निकल रही है और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। कहाँ हो रही है? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। ये नर्मदा तो हो जाएगा, लेकिन आप देखते हैं लूनी और तापी। देखिए लूनी नदी जो है ऐसे निकलती है और ऐसे जाके इसे आती है, यानी इसकी जो दिशा होती है लूनी नदी की, लूनी नदी की दिशा, लूनी नदी की दिशा होती है वो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम। क्या कह सकते हैं? दक्षिण पश्चिम। क्या कह सकते हैं? दक्षिण पश्चिम। यानी देखिए हमसे पूछा क्या है? पश्चिम की ओर, हमें पूर्णतः पश्चिम की ओर आना है, न कि दक्षिण पश्चिम की ओर। तो हमारा लूनी में आंसर नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ये जो नर्मदा प्रवाहित हो रही है जस्ट इसके नीचे से, यहाँ से एक नदी नदी, इसका नाम है ताप्ती, ठीक है। ये हो गया नर्मदा और ये हो ताप्ती, ये दोनों कहाँ बह रही है? पश्चिम की ओर बह रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी? ऑपरेशन फ्लड की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ऑपरेशन फ्लड समझिए, इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1970, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत की अगर बात करें, देखिए ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो इसका संबंध है, अगर हम इसके संबंध की बात करें, संबंध की बात करें, इसका संबंध है दूध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ठीक। किससे संबंध है इसका? इसका संबंध की बात करें तो दूध उत्पादन संबंध है, ठीक है। इसके ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? इसके अगर हम जनक की बात करें, इसका जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। देखिए ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? डॉक्टर डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। हम डॉक्टर वर्गीज कुरियन को हम इसे मिल्क ऑफ मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैन, मिल्क ऑफ मैन, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैन के भी नाम से जानते हैं किसे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? देखिए ये पूछ रहा है भागीरथी के बारे में। आखिर जो भागीरथी भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां निकलकर और देवप्रयाग में किस नदी का निर्माण करती हैं? तो आइए पहले समझते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा निकलती कहाँ से है। देखिए ये ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। संतोपथ ग्लेशियर है और यहाँ से नदी निकलती है और इस नदी का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। अब देखिए इधर एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ से निकलती है भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी, ठीक है। देखिए संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? अलकनंदा, और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। ये दोनों नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती हैं और इसका स्थान है देवप्रयाग। ये कौन सा स्थान है? देवप्रयाग, ठीक है। इधर से आ रही है अलकनंदा और इधर ये भागीरथी, और दोनों देवप्रयाग मिलकर और एक नदी का निर्माण करती है और इस नदी का नाम है गंगा। कौन सा नाम है? गंगा, ठीक है।
इस नदी का नाम है गंगा। और ये गंगा नदी ये पूरे दिशा का प्रवाहित होते हुए और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अगर हम गंगा की बात करें, गंगा की अगर हम गंगा की बात करें, देखिए गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई तो लंबाई है टोटल 2525 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। लेकिन भारत में कितना प्रवाहित होती है गंगा में? भारत में प्रवाह या भारत में विस्तार, गंगा का भारत में विस्तार कितना है इसका? ये है 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर। फिर आप लोगों ने कहा कि फिर 15 किलोमीटर कहाँ जाती है? तो ये 15 किलोमीटर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ठीक है। तो किसका निर्माण करती है हम? देखिए क्या बोले था कि किस नदी को मिलाकर देवप्रयाग में क्या निर्माण करती है? गंगा का। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। तो इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके हैं रमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? रमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें, देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रमेश चंद्र बनर्जी। और इहू हम क्या है कांग्रेस के? ये कांग्रेस के महासचिव, महासचिव यानी हम कह सकते हैं कि इहो हमने कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है। अब देखिए कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। क्या हुआ था? मुंबई, मुंबई। और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज की बात कहाँ हुआ था? गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत संस्कृत कॉलेज। कहाँ हुआ था? देखिए ये हुआ था मुंबई में। अब मुंबई में कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है। और कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? अगर प्रतिनिधि की बात करें, प्रतिनिधि ने भाग लिया था ये थे पूरे 72। कितने? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है। और इसे गठन की बात करें, गठन कब हुआ था? देखिए अगर कांग्रेस के गठन की बात करें, इसका गठन इसका हुआ था 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। तो वो था कांग्रेस के गठन की बात करें तो 28 दिसंबर 1882 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। यह है कहाँ? यह है मुंबई में। और इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? यानी कितने प्रतिशत शामिल हुए थे? तो पूरे 72 शामिल होते। कितने? 72 शामिल होते। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो रमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? रमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। और इसके जो महासचिव की बात करें तो महासचिव कौन है? एहो हुम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था? देखिए इस स्वर्ण मंदिर की बात कर रहा है। इस स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आइए समझते हैं पहले। ठीक है। देखिए अगर बात करें तो ये पूरा पूरा क्या है? अमृतसर। ये पूरा क्या है? अमृतसर, अमृतसर। ठीक है। अगर बात करें कि अमृतसर का गठन किसने किया था? अमृतसर का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था गुरु रामदास ने। किसने किया था? गुरु रामदास ने। ठीक है। अमृतसर का गठन किसने किया था? गुरु रामदास ने। और इनको जो जमीन मिला था, इन किससे मिला था? तो ये अकबर से मिला था। किससे? गुरुदास को, गुरु रामदास को जमीन किसने दिया था? अकबर ने। अकबर ने गुरु जमीन दिया था, जिसके उसी जमीन पे गुरु रामदास ने अमृतसर शहर का स्थापना किया। ठीक है। अमृतसर शहर का स्थापना किया। इसी अमृतसर में, इसी अमृतसर शहर में ठीक एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी अमृतसर में
एक मंदिर बना। देखिए इसी अमृतसर में एक यह मंदिर बना और इस मंदिर का नाम रखा गया हर मंदिर। ठीक है, इस मंदिर का इसी में मंदिर बना और इसका किसने निर्माण करा मंदिर का? मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। अगर बात करें गुरु अर्जुन देव कितने नंबर के गुरु थे? तो ये पांचवें गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? पांचवें। पांचवें गुरु थे। और रामदास ये थे चौथे। ये क्या थे? ये चौथे गुरु थे। ठीक है, अब जो ये मंदिर बना, इस मंदिर का नाम था, इस मंदिर का क्या नाम था? इस मंदिर का नाम था हर मंदिर। क्या नाम था? हर मंदिर। इस मंदिर का नाम था हर मंदिर। लेकिन इसी हर मंदिर पे राजा रणजीत सिंह ने, राजा रणजीत सिंह ने सोने की परत चढ़ाई थी। ठीक, इस मंदिर पे सोने की परत, अगर बात करें सोने की परत किसने चढ़वाया? तो राजा रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह किसने चढ़वाया था? राजा रणजीत सिंह। देखिए अमृतसर शहर का गठन किसने किया? गुरु रामदास ने किया था और ये चौथे गुरु थे। ठीक है, सिख धर्म के चौथे गुरु थे। उसके बाद इसी अमृतसर में एक मंदिर बना और उस मंदिर का नाम था हर मंदिर। क्या नाम था? हर मंदिर। और इस हर मंदिर का निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने किया? गुरु अर्जुन देव। और ये सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। ठीक है, उसी हर मंदिर पे, उसी हर मंदिर पे सोने की परत चढ़ाई किसने? राणा रणजीत सिंह ने, राजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया? ठीक है, ये तो इन्होंने तो क्या केवल सोने की परत चढ़ाई थी। ठीक है, राजा रणजीत सिंह ने केवल सोने की परत चढ़ाई थी। निर्माण किसने किया था? किसने? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? अगर ये पूछ रहा है जनगणना के बारे में कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। 1872 में हुई थी। और किस शासक में? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। शासन काल में। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि नियमित जनगणना, क्या पूछ दे? नियमित जनगणना। अगर नियमित जनगणना की बात करो, ये हुआ था 1881 में, 1881 ईस्वी में। और किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय होता? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। समझ गए? देखिए 2011 में जनगणना हुआ था अपने भारत में, लेकिन उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ, लेकिन 2026 में जनगणना होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? ये ली गई है जर्मनी से। कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। ठीक है, अगर हम संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन की बात करें तो इसका उल्लेख है भाग, देखिए भाग 20 में। ठीक है, कहाँ है? भाग 20। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद अनुच्छेद 368। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। अनुच्छेद पूछेगा तो 368। और कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया जर्मनी से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो अगर नासिक के पूछ रहा है तो नासिक ये है गोदावरी नदी किनारे। किस नदी किनारे? गोदावरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है, और इसी नासिक में देखिए, इसी नासिक में हमें महाकुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ, कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अगर हम कुंभ मेला की बात करें, देखिए कुंभ मेला की बात करें, कुंभ मेला तो भारत के भारत के 4 स्थान पे लगता है। भारत के 4 स्थान पर लगता है। ठीक है, कहाँ का लगता है?
भारत 4 स्थान पे। अगर पहला बात करें तो हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है। फिर प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद करें उज्जैन, उज्जैन, और चौथा की बात करें तो नासिक, नासिक। इन 4 जगहों पे क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। अगर हरिद्वार की बात करें तो ये है उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड में। अगर प्रयागराज की बात करें तो ये है यूपी में, कहाँ है, यूपी। उज्जैन की बात करें तो ये है एमपी, यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर नासिक की बात करें तो ये है महाराष्ट्र, कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। चलिए, अगर बात करें हरि जो हरिद्वार है ये किस नदी के किनारे है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यह है गंगा के किनारे, किसी किनारे है, गंगा, गंगा के किनारे, गंगा के किनारे, ठीक है। प्रयागराज की बात करें तो यह है गंगा यमुना के संगम पे, ठीक है। गंगा प्लस यमुना के संगम, गंगा यमुना के संगम पे। उज्जैन की बात करें तो यह है छिपरा नदी किनारे, किस नदी किनारे, छिपरा। और ये नासिक अभी आपको बताया गोदावरी, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी किनारे। देखिए इन 4 जगहों पे क्या लगती है, कुंभ मेला लगता है। और ये है कहाँ, इसके नाम हो गए, और ये किन नदियों के किनारे हैं, ये उसके नाम हो गए, ठीक है। आई होप आपको एक समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इस क्लास का लाभ उन्हें मिल सके, ठीक है। और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों से कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।